नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी चैंपियन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से इंजीनियर असिस्टेंट की एक वैकेंसी आई हुई है, जो कि कुल 1024 पदों पे है। उसका ऑफिशियल जो नोटिस है वो जारी हो चुका है। तो चलिए हम उस नोटिस पे आपको ले चलते हैं और बाकी का डिटेल आपको फिर बताते हैं। उसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कितने सीट हैं, कब से उनका आवेदन होगा, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, उनका क्या उसमें आपका जो डेट है वो आपका डेट ऑफ बर्थ कब तक के लिए एलिजिबल है, और फिर बाकी का शैक्षणिक आपको प्रमाण पत्र क्या लगने वाला है, वो सारा डिटेल हम एक एक करके जानेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें से देख सकते हैं कि बिहार राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत ये सहायक अभियंता, असैनिक, यांत्रिक एवं विद्युत के कुल 1024 रिक्त पदों पर ये नियुक्ति सुयोग भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जिसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर के इस पीडीएफ को आप विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो रिक्तियाँ हैं कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें कि पथ निर्माण विभाग में हर एक कैटेगरी का देखिए अलग अलग 68 है, इधर 24 करके अनारक्षित का, और ये देख पा रहे हैं आपसे जो अनारक्षित कैटेगरी से हैं उनके लिए 68 20 उसमें से 25 महिलाओं के लिए आरक्षित है। यानी कि जितना भी सीट है हर एक कैटेगरी में उसमें से 35% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। जैसे अनुसूचित जाति में 24 सीट है, जिसमें से 35% यानी कि उसमें से 8 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। उसी तरह से आगे सारा इसमें डिवाइडेशन किया गया है। फिर देखिए आप यहाँ पे भवन निर्माण विभाग में अनारक्षित का 44 सीट है, जिसमें से 15 महिलाओं के लिए, अनुसूचित में 2 महिलाओं के लिए यहाँ पे 0 है। और उसी प्रकार आपका नेक्स्ट है ग्रामीण विभाग, उसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 85 सीट है अनारक्षित के लिए यानी कि यूआर वाले के लिए, उसमें से 30 महिलाओं को। तो इसी प्रकार से आप ये सारा डिटेल्स आप देख पा रहे हैं कि जल संसाधन विभाग है आपका, लघु जल संसाधन विभाग है, नगर विभाग विकास एवं आवास विभाग है इसमें आपका, और फिर एक योजना एवं विकास विभाग है, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है। तो इन सब को कैलकुलेट करके तकरीबन 1024 सीट आपका लगभग इसमें दिया गया है। तो चलिए आप सबों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, और इसमें 36 पद एक ऐड करके आपका ये 1024 बना है, जिसमें से आपका एक ये सहायक अभियंता का जो यांत्रिक के कुल 36 जो पद है ये कुछ इस प्रकार से आपका है। वो देख पा रहे हैं कि पथ निर्माण विभाग में 9 ये यूआर के लिए, उसमें से 3 महिलाओं के लिए रिजर्व है। ये भवन निर्माण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, इसके यहाँ पे टोटल 21 पद हैं। और फिर इसमें से एक सहायक अभियंता जो है वो विद्युत के लिए, उसमें से आपका 4 पद यहाँ पे है, जिसमें आप देख पा रहे हो वो नगर विकास एवं आवास विभाग में आपका ये सीट है। चलिए दोस्तों आगे हम बात करने वाले हैं इसमें आपका सैलरी यानी कि वेतनमान क्या रहने वाला है। इसमें से आपको 9th ग्रेड पे लेवल का आपको ये सैलरी दिया जाएगा, यानी कि 5400 ग्रेड पे का आपको ये जॉब है, जिसमें आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो ये रहने वाली है कि किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान AICTE से अप्रूव्ड से सिविल या यांत्रिक यानी कि मैकेनिक या फिर विद्युत अभियंता इलेक्ट्रीशियन में आप डिग्रीधारी हों, अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त शम विश्वविद्यालय डिम्ब विश्वविद्यालय से मात्र नियमित रूप से आप संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपलब्धि मान्य होगा, ना कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि। अगला आपका इसमें है कि अभियंत्रण संस्थान का सह सदस्य हो, अथवा अभियंताओं के संस्था भारत के प्रशाखा अ तथा आ में उत्तीर्ण हुआ हो, अथवा अभियंताओं के जो संस्था है यानी कि जहाँ से आप कंप्लीट कर रहे हैं अपना डिग्री, वो भारत द्वारा प्रस्वीकृत संस्था के प्रशाखा अ या आ के समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर
अन्य ये उपाधि जो है आपने प्राप्त की होगी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसमें कुछ टिप्पणियाँ दी गई है। यानी कि जो व्यक्ति अस्थायी या स्थानापन्न रूप में या परीक्षमान रूप में सरकारी सेवा में हो, वह इस नियम के उपबंधों के अधीन सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा। निम्नांकित को छोड़कर जो व्यक्ति सरकारी सेवा में संपुष्ट हो, वह इस रूप में नहीं होगा। और दूसरा, जो अवर अभियंत्रण सेवा के सदस्य और जो खंड 4 में विनिर्दिष्ट योग्यता रखने वाले अन्य सेवाओं के सदस्य, उनको प्रोन्नति द्वारा यानी कि प्रमोशन द्वारा या स्थानांतरण द्वारा इस नियमावली के भाग 3 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार नियुक्ति के पात्र होंगे। जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो भर्ती नियमावली 2019 है, आप इस वेबसाइट पे जा करके इसके और डिटेल आप जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात कर सकते हैं। इसमें जो प्रशिक्षु हैं उनके लिए कुछ अन्य बात, जैसे कि अन्य बातें समान होने पर, जैसे प्रशिक्षक या प्रशिक्षुओं को अन्य अभ्यर्थियों पर अधिमानता दी जाएगी तथा यह अधिमानता जो है वो नियुक्ति की प्रक्रिया में दी जाएगी। यानी कि जो प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग भी लेना होगा। दूसरा आपका है कि नियुक्ति के लिए जो प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को किसी नियोजनालय में निबंधित होना अपेक्षित नहीं होगा। अगला आपका है कि प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं के रास्ते में यदि आयुर्वजन आएगा तो वो उस अवधि तक, जिस अवधि तक प्रशिक्षु को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया गया हो, वह तो उन्हें शिथिलता दी जाएगी। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इसमें उम्र सीमा। आपकी जो उम्र सीमा है वो 1/8/2024 के बेस पे आपको काउंट किया जाएगा और न्यूनतम यहाँ पे आपका 21 वर्ष तथा आगे का जो आपका मैक्सिमम डेट है, अधिकतम आपका कितना होना चाहिए, वो श्रेणी वाइज आपको यहाँ पे छूट दिया गया। और उस पद पे, जैसे कि आपका विज्ञापन संख्या ये 29/2025 जो है सहायक अभियंता के लिए जो असैनिक वाला पद है, उसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो कट ऑफ है डेट का आपका 1/8/2020 किसके लिए, तो ये पथ निर्माण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए। भवन निर्माण विभाग यहाँ पे आपका 1/8/2019 के अनुसार। जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और योजना एवं विकास विभाग और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 1/8/2018 के बेस पे ये आपका अधिकतम उम्र हेतु आपका ये कट ऑफ डेट है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यानी कि अनारक्षित जो पुरुष हैं उनको 37 वर्ष और जो अनारक्षित महिलाएं होंगी या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से या पिछड़ा वर्ग से उनके लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष का होगा। अगला पद जो आपका था ये सहायक अभियंता यांत्रिक वाला, जिसमें पथ निर्माण विभाग में आपका 1/8/2012 के अनुसार, आपका भवन निर्माण विभाग 1/8/2018 और लघु जल संसाधन विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग 1/8/2020। और नेक्स्ट आपका है सहायक अभियंता, ये जो नगर एवं आवास विभाग है इसमें भी आपका 1/8/2020 के आधार पे। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित सहायक अभियंता को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा पर कार्य की गई अवधि के समतुल्य अवधि की उनको छूट दी जाएगी। जो लोग इनमें इस विभागों में संविदा पर अगर काम कर रहे हैं तो उनके लिए है ये। तो अधिकतम उम्र सीमा में उक्त छूट के लिए बिहार राज्य के अंतर्गत सभी सरकारी या फिर गैर निजी केंद्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय कार्यालयों में अगर संस्थानों को अगर उनके पास कार्य अनुभव मान्य होगा तो संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का जो विनिश्चय संबंधित नियंत्री जो पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। तो इस हेतु जो कार्य है, कार्य अवधि की जो गणना है ना, वो कट ऑफ डेट 1/8/2024 तक की जाएगी। और फिर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान सेवानिवृत्त
होने वाले अभ्यर्थियों की जो अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा। वार्धक्य सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो आपका यहाँ पे 60 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो चयन का आधार है वो क्या रहने वाला है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो सबका सहायक अभियंता है, इसमें असैनिक, यांत्रिक और विद्युत वाला के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित लिखित प्रतियोगी परीक्षा, जो रिटर्न एग्जामिनेशन टेस्ट होगा आपका, इसमें प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता की गणना कर की जाएगी। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपको जो लिखित परीक्षा है वह 6 पत्रों की होगी, यानी कि 6 पेपर का आपका इसमें एग्जाम होगा, जिसमें से 4 पत्र, यानी 4 पेपर जो आपका ये अनिवार्य है, और 2 पेपर आपका इसमें ऐच्छिक होंगे। यानी कि फर्स्ट के जो 4 पत्र आपके हैं, 4 पेपर आपके जो हैं, वह सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण, यानी कि विज्ञान वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होंगे। और जो 2 आपके ऐच्छिक पेपर हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ रूप में होंगे, जो सिविल यांत्रिक एवं विद्युत अभियंत्रण के लिए अलग अलग होंगे, यानी आपका जो आपका अलग अलग ट्रेड है उनके लिए अलग होंगे। सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे, यानी कि आपको जो इसमें हिंदी और इंग्लिश वाला जो पेपर होगा वो मात्र क्वालिफाइंग होगा, जिसमें से आपको प्रत्येक में न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्थात अलग अलग दोनों पत्रों में निर्धारित जो न्यूनतम अंक प्राप्त करने होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि आपका ये जो सामान्य अंग्रेजी एवं हिंदी के पत्र में न्यूनतम प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको इसमें आपको इसमें भी, यानी कि जो कोई हिंदी इंग्लिश जो क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें भी आपको पास होना पड़ेगा, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। तो ये जाकर के आपका नेक्स्ट चरण में आपका ये आपके ऊपर विचार किया जाएगा, अन्यथा आपकी अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया जाएगा यहाँ से। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि आपको ये जो लिखित परीक्षा होने वाला है, इसमें आपको कितना अवधि दिया जाएगा, कितना समय दिया जाएगा और कितने मार्क्स का है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो आपके जो 4 अनिवार्य पेपर हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, ये आपके वस्तुनिष्ठ होंगे, ऑब्जेक्टिव हैं, और आपका जो सामान्य विज्ञान का, सामान्य अध्ययन का है और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान का है, ये सारे ऑब्जेक्टिव है, और इन सबों में 1-1 घंटे का आपको समय दिया जा रहा है। और वो जो देखो, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि अंग्रेजी और हिंदी का दोनों जो 100 मार्क्स का है, ये आपका क्वालिफाइंग है, पर फिर भी इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। और बाकी का जो नीचे 2 है उसमें भी आपका 1-1 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम है, और 1-1 घंटा आपको समय दिया जा रहा है। नेक्स्ट आपका है ऐच्छिक पत्र, यानी कि इसमें आपको सिविल अभियंत्रण और सिविल अभियंत्रण का ही ये दोनों ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 1-1 घंटा का आपको समय दिया जाएगा, और 100 मार्क्स का ये भी है। और यांत्रिक अभियंत्रण में भी आपको 1-1 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको 100 मार्क्स का ये लिया जाएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा। और जो विद्युत अभियंत्रण वाले हैं उनको भी ये 1-1 घंटे का और 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आपका जो मेधा सूची है वो किस बेस्ड पे तैयार होगी। तो संविदा के आधार पर जो सहायक अभियंता है, यानी कि असैनिक, यांत्रिक या विद्युत के पद पर कार्य करने का जो अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी हैं, जो इस संवर्ग में भर्ती की अर्हता पूरी करते हैं, को चयन में निम्नानुसार अतिरिक्त अंक दे अधिमानता दी जाएगी। यानी कि जो इसमें ये इनके पास ये एक्सपीरियंस बेस्ड पे, यानी कि जो संवर्ग में भर्ती की जो अर्हता पूरी करते हैं उनको कुछ अधिक, यानी कि एक्स्ट्रा अंक दिया जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्तांक अंकों की जो अधिमानता है वो 75 अंक है, और संविदा के आधार पर कार्य करने की जो नियमित अधिकतम अधिमानता है, इनके प्रति कार्यरत वर्ष के लिए उनको 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक तक होगी। यानी कि किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवस की संख्या में 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर
प्राप्त अनुपातिक अंक का जोड़ किया जाएगा, यानी कि जितने दिनों तक वो काम किए हैं उसमें 5 से गुना करके उसको 365 से भाग करके उनको मैक्सिमम 25 मार्क्स या तो उससे जितना कम हो वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। इन टोटल 100 मार्क्स का ये रहा। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो परीक्षा के अंक की अधिमानता की जो गणना है वो परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशत में 0.75 से गुना कर प्राप्त किया जाएगा। अर्थात यानी कि अधिमानता अंक जो आपका हुआ वो परीक्षा में प्राप्त अंक डिवाइड बाय परीक्षा में आपका जो कुल अंक है उसको 75 से गुना करके। आगे आपको बात करते हैं हम कि संविदा के आधार पर आपका जो सहायक अभियंता है या असैनिक यांत्रिक विद्युत के पद पर किए गए कार्य की अधिमानता के लिए बिहार राज्य के अंतर्गत सभी कर्मचारी जो भी हैं आपके गैर निजी सरकारी कार्यालयों संस्थाओं का कार्य अनुभव में यहाँ पे आपको मान्य होगा। संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का आपको जो विनिश्चय संबंधी नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत जो आपको जो वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर आपको यहाँ पे किया जाएगा। यानी जो संविदा पे भी हैं तो उनको ये आपको भुगतान प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, तो आपको यहाँ से छूट दिया जाएगा। तो इस हेतु ऑनलाइन जो आवेदन है उसका अंतिम तिथि वो देख पा रहे हैं वो 28/5/2025 तक दिया गया है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात कि आपका कोटि क्या है, तो आरक्षित कोटि का जो अंकन है वो ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। जैसे कि आप इसमें अब देख पा रहे हैं कि जो कोटि है आपको जो कैटेगरी है UR उसके लिए कोड 1 डालना है, SC के लिए 2, ST के लिए 3, EBC के लिए 4, BC के लिए 5 और BCL बैकवर्ड क्लास लेडीज़ के लिए 6 और EWS के लिए 7। तो इसको आप पहले अपना कैटेगरी सुनिश्चित कर लें क्या है आपका, उस अनुसार आप ये कोड फॉर्म फिल करते समय देंगे ताकि आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। तो आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं आप जब इसका आवेदन करेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संबंधित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा ना तो मान्य होगा और ना उसका लाभदेय होगा। विज्ञापन की जो वर्णित सूचनाएं हैं, शर्त हैं और जानकारी किसी प्रकार का छूट की अंतिम रूप से मान्य होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं। तो आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्र की जो मूल प्रतियां हैं वो सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जैसे कि मैट्रिक या समतुल्य प्रमाण पत्र या अंक पत्र जिसमें आपका जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए जन्म तिथि प्रूव करने के लिए विज्ञापन की जो कंडिका 3 है उसमें आपकी जो शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप आपका प्रमाण पत्र आप जिस पोस्ट को फिल करेंगे उस अकॉर्डिंग आपका फिर विज्ञापन की जो कंडिका 3 है उसमें आपके शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप आपका अंक प्रमाण पत्र लगेगा। उम्मीदवार ने जिस महाविद्यालय या संस्था से अंतिम पढ़ाई की है उसके प्रधान द्वारा प्रदत्त चरित्र एवं आचरण प्रमाण पत्र भी उनको यहाँ पे देना पड़ेगा। और उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। और जो संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित सहायक अभियंता असैनिक यांत्रिक या फिर विद्युत के लिए कार्य की अधिमानता एवं अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु बिहार राज्य के अंतर्गत सभी सरकारी गैर निजी या फिर केंद्र सरकार पंचायत नगर निकाय आदि कार्यालयों संस्थानों के संबंधित नियंत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर निर्गत कार्य अनुभव ये प्रमाण पत्र भी उनको अपलोड करना पड़ेगा। और जो पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और महिलाओं उम्मीदवार के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र लेना होगा। और जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं
उनके लिए वे जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र उनको लगेगा। अगला आपका है दोस्तों कि बिहार राज्य के जो अस्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग के जो महिला हैं उम्मीदवार, उनके लिए भी पिता के नाम एवं पता से निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनेगा। यानी कि जो भी महिलाएं हैं, यानी कि जो मैरिड हो चुकी हैं, उनका जो निवास प्रमाण पत्र है वो अपने पिता के एड्रेस से और अपने पिता के नाम से बनाएंगे, जिससे उनके शुल्क में रियायत या छूट का दावा करने की स्थिति में। और फिर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, EWS वाले कमज़ोर वर्ग के लोग, दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26/9/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र, ये आवेदन करते समय उक्त प्रमाण पत्र उनका वैध होना चाहिए, तब उनको इससे संबंधित छूट दिया जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों जो दिव्यांगता है जिनके पास, वो अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट, और फिर जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नातिन है तो उनको भी अपने प्राधिकृत पदाधिकारी से हस्ताक्षर करके निर्गत प्रमाण पत्र आपको लेके रखना है। और जो बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में जो छूट का दावा करने की स्थिति में उनको समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। या फिर जो भूतपूर्व सैनिक को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में उन्हें तत्संबंधी प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। और जो केंद्र सरकार या बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। और आपके पास पहचान पत्र, जैसे कि आवेदन में दावा किया गया है, एक फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, और हाल का खिंचा हुआ 4 पासपोर्ट आकार का फ़ोटो, और लिखित परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन की प्रतियाँ। ये सारे आपका डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। आपको यहाँ पे फीस कितना लगने वाला है, यानी कि इस आवेदन करने में। तो जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए 750, जो केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से उनके लिए 200 रुपया, और बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की जो महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए 200, जो दिव्यांग अभ्यर्थी यानी कि 40% या उससे अधिक वाले तो उनको 200 रुपये, अन्य किसी उम्मीदवार के लिए 750 रुपये का फी आपको पे करना होगा, जो कि आप ऑनलाइन के माध्यम से आप इसको पे करेंगे। एक नोट यहाँ पे दिया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार नंबर अंकित नहीं किया जाता है तो उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये का अतिरिक्त शुल्क भुगतान करना होगा। इसलिए जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे अपने आधार नंबर इंटर करके फिल करेंगे। और वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी या अनारक्षित महिलाएं अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण या दिव्यांगता एवं बिहार राज्य के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क के आधार पर अनारहित किया जा सकता है। तो दिव्यांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी हैं को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं। तो इस बिंदु पर उनकी जो अभ्यर्थिता है वो सुरक्षित रहेगी और इस अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं। तो इस पर वो अभ्यर्थी जो है स्वयं निर्णय ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो आवेदन है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 30/4 से स्टार्ट हो चुका है, ये हुआ है, और इसका जो अंतिम तिथि है वो 28/5/2025 तक ये आवेदन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और एक यहाँ पे नोट भी है
कि ओटीआर के क्रम में भरे गए अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, आधार, जन्मतिथि में परिवर्तन और सुधार करने का कोई प्रावधान यहाँ नहीं है। आवेदकों को आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने की आवश्यकता होगी, जिसे वो डिजी लॉकर अकाउंट के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस सब वैकेंसी से संबंधित किसी भी तरह का कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।